देखो क्या पढ़ रहे थे, शब्दभेद के आधार ना। शब्दभेद के आधार में आपने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया और विशेषण। ठीक, इसको आपने दो भाग में बांटा था। एक को कहा था विकारी और एक को कहा था अविकारी। विकारी या व्यय किसे कहते हैं? वे जिन पर लिंग का, वचन का, काल का और कारक का प्रभाव पड़े। लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़े, किसी एक का पड़े या सभी का पड़े तब भी। तो यानी हमको पढ़ना है विकारी, हमने कंप्लीट कर लिया। शब्द को दो भाग में बांटा आपने, एक विकारी एक अविकारी। विकारी के अंतर्गत कौन कौन आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो देखो आपने शब्द को जब बांटा था तो दो भाग में बांटा था। एक को आपने क्या कहा था? शब्द को बांटा तो कई आधार पे है, लेकिन ऐसे में विकारी और अविकारी में दो भाग में। एक को आपने कहा था क्या? विकारी, और एक को आपने कहा था क्या? अविकारी। विकारी और अविकारी। अविकारी देखिए ध्यान समझिएगा, विकारी या व्यय, इसी को व्यय भी कहते हैं। विकारी या क्या? व्यय। और अविकारी या इसी को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय। ठीक, अब व्यय और अव्यय में ही छिपा है इसका परिभाषा। अ माने और व्यय, व्यय माने होता है खर्च और अ माने नहीं, जिसको खर्च न किया जा सके। अ माने नहीं और व्यय, ऐसे आपके पास 10 रुपए है, आप व्यय कर दिए यानी खर्च कर दिए, अव्यय कर दिए, नहीं खर्च किए। तो यानी जिनके ऊपर अविकारी किसे कहते हैं? जिनके ऊपर न तो लिंग का, न तो वचन का, देखो न तो इसके ऊपर लिंग का, वचन का, काल का और कारक का, काल के बाद कारक, इनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इनका पड़ गया तो ये कहलाएंगे क्या? चाहे एक पर पड़े, समझ लो, चाहे केवल लिंग ही पड़े, हो सकता है वचन ही पड़े, हो सकता है काल का ही प्रभाव पड़े, हो सकता है कारक का ही प्रभाव पड़े। ये जरूरी नहीं कि चारों साथ में ही पड़े। जैसे आपको संज्ञा में बताए थे, संज्ञा में राम जाता है, सीता जाती है ना। तो राम सीता देखो जाता है जाती है ना, बदल रहा है यानी लिंग पर प्रभाव पड़ रहा है। राम जाता है जाती है, क्रिया देखो बदल जा रही है, जाता जाती हो जा रहा है। तो वैसे ही वचन, वचन का भी प्रभाव पड़ जाता है ना। संज्ञा में किसका किसका प्रभाव पड़ता है? लिंग का भी प्रभाव पड़ता है, वचन। जैसे राम जाते हैं, राम जाता है वे जाते हैं, तो वे लगाओगे तो हाँ, अब यानी इसके वे क्या है? वे आप देखेंगे सर्वनाम है ना, किसके लिए आया है? वह का वे हो जाता है, वह का वे, वह एक वचन है, लेकिन जब वे कहोगे तो बहुवचन। ठीक, ये आपको बता दिए थे। विकारी के अंतर्गत कौन कौन आता है? आप चार, विकारी के अंतर्गत कौन कौन? चार। एक संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, देखो विकारी में आ जाएगा संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया और क्या? क्रिया के बाद विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा यानी संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जो सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो भी विशेषण कहलाएगा। जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण ना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख दी है, प्रविशेषण। ध्यान से याद रखना, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो क्रिया विशेषण हमको अविकारी में पढ़ना है। तो विकारी के अंतर्गत कौन कौन शब्द आएंगे? चार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद बच गया अविकारी। तो अविकारी किसे कहते हैं पहले आपको ये पढ़ना है। इसके जो अभी तक आपको बताए हैं ये सब हम आपको लिखवा दिए थे पहले ही ना, इसके पिछले वीडियोज में आपको बता दिए हैं खूब अच्छे से। आप उसको जाके देखना, तब आप क्लियर हो जाओगे। एक बार उसको रिपीट करना वीडियो। ठीक, अब देखो हमको पढ़ना है आज क्या? अविकारी। अविकारी शब्द, अविकारी, अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द कहते किसे हैं? अविकारी को और क्या कहते हो आप?
अव्यय, अव्यय, अ माने नहीं, व्यय माने खर्च, यानी वे शब्द, कौन से शब्द, वे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और किसका, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अविकारी कहते हैं। वे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम अविकारी, अविकारी के अंतर्गत आएगा क्या क्या, अविकारी या अव्यय। अविकारी अगर कहेगा तो अविकारी के अंतर्गत तो 4 ही आता है, लेकिन अव्यय में निपात और उपसर्ग भी आ जाता है। पूछेगा माने जो मुख्य रूप से अविकारी शब्द हैं 4 हैं ना, उसके बाद निपात भी अव्यय होता है, निपात भी क्या है, अव्यय। उसके ऊपर निपात हम लोग पढ़ेंगे आगे, निपात होता है जिसके ऊपर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, और उपसर्ग और प्रत्यय पर भी लिंग और वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको भी हम अव्यय के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन अविकारी शब्द के अंतर्गत नहीं रखते। ध्यान रखना, अविकारी के अंतर्गत नहीं रखते, जबकि अगर अव्यय के अंतर्गत कहेगा तो रखा जाता है। लेकिन अविकारी शब्द कौन कौन है, केवल 4। तो जब प्रश्न घुमा के पूछेगा तो आप बता लोगे अविकारी के अंतर्गत केवल 4, लेकिन अव्यय के अंतर्गत आ जाता है कौन, निपात और उपसर्ग भी। तो इस अविकारी के अंतर्गत आएगा, देखो चारों के चारों का हम नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया तक आप पढ़ लिए, क्रिया था किसके अंतर्गत, विकारी, जबकि क्रिया विशेषण आ जाएगा अविकारी। इसके बाद क्रिया विशेषण पहला हो गया, दूसरा हो गया संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, अब सबको पढ़ना है हमको। उसके बाद तीसरा विस्मय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, अव्यय एक और है ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, बोधक अव्यय, ये चारों के चारों कहलाते हैं क्या, अविकारी, ये अविकारी कहलाएंगे। और इसी में अविकारी, इसी में अव्यय में अगर आ जाएगा तो अव्यय में निपात को भी जोड़, उसको हम पढ़ लेंगे, घबराओ मत। तो अविकारी, तो निपात और उपसर्ग भी अव्यय स्वरूप होते हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। अभी तक क्लियर हुआ? ये प्रश्न जैसा पूछेगा आप बता पाओगे? तो पहले आप कहेगा आपसे अविकारी किसे कहते हैं, तो आप बता पाओगे वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। अविकारी के अंतर्गत 4 आते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। अब अगला हेडिंग डालिए कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और क्रिया विशेषण का कार्य क्या क्या है और क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। ठीक, इतना उतारो, फिर हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, क्रिया विशेषण। ठीक, अब हेडिंग डालिए पहला, कौन सा, क्रिया विशेषण। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझेंगे तो क्या है समझ में आ जाएगा। क्रिया विशेषण, विशेषण, अभी हम इसका प्रकार नहीं देख रहे हैं, 4 प्रकार का होगा ना क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के विषय में समझिए कि वे अविकारी शब्द, वे, अब यहाँ अविकारी लिखने से आपको ये भी याद हो जाएगा कि अविकारी है, वे अविकारी शब्द न जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं, बताते हैं क्या कहलाते हैं, हाँ बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, यानी क्रिया विशेषण।
आपसे पूछेगा कि क्रिया विशेषण क्या है, अभिकारी, इसीलिए पहले ही हम लिख दिए कि वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण। एक चीज़ याद रखना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ क्रिया दौड़ना है। आप कैसे पता करेंगे कि क्रिया कौन है? जहाँ अंत में ना मिले, ज़्यादातर जहाँ एक्शन का कार्य हो रहा हो, माने गतिशीलता दिखे, कुछ भी खाना पीना सोना न, ये सब क्या है? क्रिया है। तो जो क्रिया की विशेषता बताएगा वही क्रिया विशेषण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। राम चलता है, देखो अभी हम केवल लिख रहे हैं राम चलता है, राम चलता है, चलता है। अब राम यहाँ देखो अगर बात करें तो ये करता है, और दूसरा बात ये संज्ञा है, ठीक। चलना यहाँ क्या है? क्रिया है न। और बीच में अगर हम लिख दे धीरे या तेज, धीरे लिख दें या तेज, तो अब बताओ राम चलता है तो कैसे चलता है? तो चलने के विषय में बता रहा है, तो ये तो हो गया क्रिया, और ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ध्यान रखिएगा, क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि क्रिया की जो विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है। और ये है कर्ता, कर्ता यानी यह क्या है? संज्ञा है, ठीक। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, ठीक है ना। एक चीज और आप जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई क्रिया आ जाए, क्रिया की विशेषता फिर से बताना हो न, राम बहुत धीरे चलता है न, मान लो फिर इसमें आ जाए, जैसे अभी आप इसके पहले इसका महत्व, जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल ये लिख लो, चालाक बालक। देखो पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं चालाक बालक, चालाक बालक। ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं। चालाक बालक बहुत तेज बोलते हैं, बोलते हैं। अब यहाँ हम बहुत लगा दें, बहुत। अब पहले ये बताओ बालक शब्द ये क्या है? संज्ञा है। क्लियर? क्लियर। संज्ञा तो कैसे, कैसे बालक, तो यानी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, यानी ये हो जाएगा विशेषण। ये क्या है? विशेषण। क्यों? क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो कहलाता है क्या? बालक। यानी आप जानते हैं ये संज्ञा है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो जो संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण। अब ये बताओ, अब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। चालाक बालक, बालक तो कैसे बालक? चालाक। और कैसे? बहुत चालाक। चालाक ही नहीं है, बहुत चालाक है। चालाक होते तो ठीक था, लेकिन बहुत ज्यादा चालाक है, और भी ज्यादा इंटेंसिटी बता दिया, तो यानी बहुत चालाक। यानी विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ये बताने का मतलब क्या निकला? प्रविशेषण, ठीक से लिख लेना, प्रविशेषण ना यहाँ कर देना, प्रविशेषण। अब यहाँ आप हम सोचेंगे आप कि हम ये क्यों बताएं। जैसे बोलना, आप बताओ ये क्या है? बोलना क्रिया है, दिख तो रहा है ना, देखो प्रियांशु, पूरा क्रिया, ठीक। अब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? तेज बोलते हैं, तो तेज शब्द हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। अब जरा ये बताओ हमको, क्रिया विशेषण हो गया। अब और तेज बोलते हैं तो कितना तेज बोलते हैं? बहुत तेज बोलते हैं। यह बहुत किसके विषय में बता रहा है? क्रिया विशेषण के विषय में। अब बताओ इस हिसाब से विशेषण की विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण हो गया, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए था क्रिया प्रविशेषण, क्रिया प्रविशेषण। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है खुद क्रिया विशेषण ही होता है न। क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया प्रविशेषण नहीं बल्कि क्रिया। और एक बार विकल्प में पहले विकल्प दिया था ये कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया प्रविशेषण कहलाता है। सत्य है? नहीं। लेकिन ये किसके लिए सत्य है? विशेषण में प्र लगा दिए आप, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। उसी हिसाब से तो ये भी हो जाना चाहिए था कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया प्रविशेषण हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा।
जो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण की विशेषता खुद क्रिया विशेषण ही बताता है। एडवर्ब के पास इतना है, एडवर्ब अपनी विशेषता बता लेता है। एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अपनी विशेषता खुद बता लेता है, संज्ञा का भी बताता है, सर्वनाम का भी बताता है न, और विशेषण का भी बता लेता है। इतने पावर इसके पास है, समझ गए। तो यानी इसे हम क्या कहेंगे, बहुत को क्रिया विशेषण, ये भी क्रिया विशेषण ही होगा, समझ गए। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। बोलो अब समझ में आया हम ऐसा क्यों लिए थे, कि यहां भी वैसा लिए, क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना, नहीं तो कोई पूछ ले अच्छा विशेषण की विशेषता तो आप कहेंगे प्रविशेषण, तो फिर आपसे पूछ ले कोई कि क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला, क्रिया विशेषण ही होगा, ये मत कह देना कि क्रिया प्रविशेषण होगा, ठीक। अब इसका महत्व या इसकी आवश्यकता या इसका क्या क्या कार्य है। अब इसका कार्य क्या है, निषेधता बताता है। हम जैसे हम ये कई कार्य है, तो इसका कार्य पहला क्या होगा, हम एक दो कार्य यहाँ लिख दे रहे हैं। यह क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, तो यहाँ दिखा दिए। यानी क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण इसका पहला कार्य है। क्रिया विशेषण खुद क्रिया विशेषण की क्या बताता है, हाँ, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता लिख लेना। एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की क्या बताता है, विशेषता। लिख पाओगे, यहाँ देखो हम ऐसे लिख दिए, ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखना एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, यहाँ इसको उतार देना एग्जाम्पल। दूसरा, इसका दूसरा कार्य क्या है, यह स्वीकृति बताता है। क्या करता है, हाँ, यह क्रिया की स्वीकृति बताता है, स्वीकृति बताने का काम करता है, बताता है। जैसे आप मुझसे पूछो, आप कहो जाएं, हमने कहा हाँ जाओ, आपने कहा सर जाएं, मान लो अभी आपको प्यास लग गई, आपने कहा जाएं, हम कहें हाँ जाओ, तो जाएं, हाँ जाओ, यहाँ जाओ तो है, ये है हाँ लिख दिए, यहाँ हमने लिख दिया हाँ, तो जाओ शब्द क्रिया है, ये क्या है, क्रिया, बोलो। और हमने इसमें क्या कहा, हाँ, हाँ स्वीकृति कर दे रहे हैं कि इनकार कर रहे हैं, तो हाँ जाओ मतलब यहाँ क्या, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। यानी ये स्वीकृति लेने देने के लिए भी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें, आप निषेधता भी बताता है, इसका और कार्य क्या है, निषेधता बताना। जैसे हमने कहा मत जाओ, जाओ शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया, हमने कहा मत जाओ, तो ये क्या हो गया, अस्वीकृति बता दिए या निषेधता। इसी को, तो इसका तीसरा काम क्या होगा, निषेधता बताना, निषेधता, निषेधता बताना। अब निषेधता बताना कैसे, आप लिख लेना, नहीं मत जाओ, मत जाओ, जाओ शब्द क्या है, क्रिया, और मत शब्द इनकार करना, इनकार करना यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा ये। तो यानी इनकार कर दिया आपने, जाओ के विषय में कह रहे हैं, जाओ मत जाओ, तो जाना शब्द है क्रिया, और जो क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण यहाँ इनकार का सेंस आ रहा है, यानी निषेधता का सेंस आ रहा है, तो इसे कहते हैं अस्वीकृति का सेंस, ठीक, समझ गए। अभी इसका और कार्य है, पहले इतना उतार लो कि यानी इसका क्या क्या कार्य आ गया, अब आप बता पाओगे। पहला कार्य, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। दूसरा कार्य, स्वीकृति के सेंस में भी क्रिया विशेषण का कार्य आता है। तीसरा इसका कार्य क्या हो गया, निषेधता के सेंस में भी क्रिया विशेषण का उपयोग किया जाता है, ठीक। उतारो, फिर हम लोग और भी देख लेते हैं इसके और क्या क्या कार्य हैं, फिर इसके प्रकार देख लेंगे, ठीक। इसका दो तीन कार्य और लिख लो। हाँ, समय या अवधि बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पहले हम लिख ले रहे हैं, निश्चितता बताना, निश्चितता हो गया, निश्चितता देख लो, और अनिश्चितता, तो यानी क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है, निश्चितता का भी बोध कराते हैं, तो ये निश्चितता का भी बताते हैं। निश्चितता, निश्चितता बताने का कार्य करते हैं कौन, क्रिया विशेषण। जैसे आज वर्षा जरूर आएगी, आज वर्षा जरूर आएगी,
जरूर आएगी। ये भी देखो आएगी, आएगी, आना शब्द क्या है? क्रिया, तो ये क्रिया हो गया। अब जरूर शब्द किसके विषय में बता रहा है? क्रिया के विषय में, तो इसका मतलब ये निश्चितता का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का कार्य क्या है? निश्चितता को भी बताना। अगला अनिश्चितता को बताना। अनिश्चितता, अनिश्चितता को बताना। अनिश्चितता कैसे? आज वर्षा शायद आएगी, आज वर्षा शायद, शायद आएगी। अब बताओ आएगी शब्द क्या है? क्रिया। आएगी शब्द है क्रिया, और क्रिया की विशेषता बताने के लिए आया है कौन? शायद। तो आएगी शायद आएगी, शायद शब्द हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। समझ गए? तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? अब आपको हमको लग रहा है क्लियर हुआ होगा। अभी और ये अवधि भी बताने का काम करता है ना। यह समय यानी अवधि, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर। अब छठवां देखिए, ये इसका कार्य क्या होता है? अवधि या समय, समय या अवधि बताने का कार्य करता है। अवधि बताने का कार्य कौन करता है? यही। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, पढ़ रही है। अब बताओ पढ़ना शब्द क्रिया है, ये क्या है? क्रिया। अब बताओ कितने, कब से पढ़ रही है? 2 घंटा। 2 घंटा क्या है? अवधि है, यानी ये किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ रही है, तो कब से पढ़ रही है? तो इसकी विशेषता बता देगा, तो ये हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। बोलो बता पाओगे अब क्रिया विशेषण? हम क्रिया विशेषण हम लिखे सेंटेंस और आप बताओगे इसमें क्रिया विशेषण कौन है? बता पाओगे खूब बढ़िया से? हम बोल रहे हैं, आप बताओ तो जरा। राधा मधुर गाती है। राधा, एग्जाम्पल, राधा मधुर गाती है। राधा मधुर गाती है, गाती है। बताओ राधा हो जाएगा क्या? संज्ञा। गाना शब्द क्रिया। कैसा गाती है? यानी ये हो जाएगा क्रिया, और ये हो जाएगा क्या? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब यानी आप पहचान पाओगे खूब बढ़िया से, कोई सेंटेंस लिखा रहेगा तो। हाँ, राम बहुत तेज दौड़ता है। राम, बताओ, राम बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। बोलो। हाँ, राम है क्या? संज्ञा। चलो, राम है संज्ञा, दौड़ता है क्रिया। हाँ, तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। हाँ, बहुत भी हो जाएगा क्रिया, क्योंकि एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी बता पाओगे। यानी ये है वर्ब, अंग्रेजी में कहोगे वर्ब। ये है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और इसे भी हम कहेंगे एडवर्ब। तो एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। बोलो कहीं दिक्कत है तो बताओ। और राम शब्द है संज्ञा यानी नाउन। ठीक, तो अब आप पहचान पाओगे कि माने क्रिया विशेषण कहते किसे हैं और क्रिया विशेषण का कार्य क्या क्या है। ठीक, अब हम लोग हेडिंग डालते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। हेडिंग डालो क्रिया विशेषण के प्रकार। 4 प्रकार का होता है, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ठीक, कालवाचक कैसे पहचानोगे, रीतिवाचक कैसे पहचानोगे, स्थानवाचक कैसे पहचानोगे, और परिमाणवाचक कैसे आप पहचान लोगे। उसमें कुछ नहीं लिखना, एकदम सिंपल है, वही लगा दोगे। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो कह दोगे कालवाचक है, और नहीं तो कह देंगे कालवाचक नहीं। उतारो तब। चलो अब हेडिंग डालिए क्या? विशेषण के प्रकार ना, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो विशेषण, हिंदी में विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 4। पूछेगा प्रश्न आपसे विशेषण कितने प्रकार का, तो आप कहिएगा विशेषण कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो विशेषण के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए विशेषण के प्रकार, वही क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक, यहाँ क्रिया
विशेषण के प्रकार अब क्रिया विशेषण आप पहचान लोगे कि नहीं ये बताओ पहले खूब बढ़िया से। तो क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हो जाएंगे। पहले का नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे का नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरे का नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक। और चौथे का नाम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, अब देखिए इन चारों को पहचानने का ट्रिक क्या है। आप आराम से लगाना, इसमें लगाना कैसा। जैसे ही आप कैसा लगाओगे इसका जो उत्तर मिलेगा, कैसा कहाँ लगाएंगे? क्रिया में लगाएंगे। ये जितना भी हम लगाएंगे किस जगह पे लगाएंगे? क्रिया में कैसा लगाना। यहाँ कालवाचक में क्रिया में कहाँ लगाना? कब। क्रिया में क्या लगाना? कब। क्रिया में कब लगाओगे तब जो उत्तर मिले। ठीक, इसके बाद यहाँ स्थानवाचक में कहाँ, किसमें कहाँ लगाना है? क्रिया में कहाँ लगाना। अपने आप अगर उत्तर मिलेगा कहाँ से तो समझ जाना हो स्थानवाचक है। और कितना लगा देना क्रिया में, कितना। अगर कितना लगाने पे क्रिया में उत्तर मिले तो समझ जाना वो क्या है? क्रिया विशेषण। लेकिन पहले ये आपको पता रहना चाहिए क्रिया विशेषण है ये। जैसे समझ गए ये क्या लिखे हैं? एग्जाम्पल देखो, जैसे कोयल मधुर गाती है। कोयल मधुर गाती है। पहले आप यहाँ बताओ, मधुर गाती है। हमको यहाँ आप बताओ गाना शब्द क्या है? क्रिया। गाती है तो कैसा गाती है? मधुर। यानी ये तो है क्रिया, ये है क्या? क्रिया। और यहाँ मधुर शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। लेकिन आपसे प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा, इसमें पूछेगा जो मधुर शब्द यहाँ है वो क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाण। तो आप करेंगे क्या? अगर आप लगाएंगे क्रिया में कैसा, जैसे कोयल गाती है, कैसा गाती है? मधुर गाती है। तो कैसा जब आपने क्रिया में लगाया तो इसका मतलब इससे क्या पता आया, उत्तर आया? जो उत्तर मिलेगा वो क्या होगा? रीतिवाचक। तो ये कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण है? यहाँ मधुर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मधुर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बता पाओगे? ऐसे ही रैंडम आपको प्रश्न देगा और आपसे पूछेगा तो आप कुछ नहीं, केवल अगर यही लगाना जानते हो तो आराम से कर पाओगे। जैसे इस वाले में देखो, कोयल सुबह गाती है। कोयल सुबह गाती है। सुबह गाती है। अब आपसे पूछा जाएगा गाती है, कौन गाती है? कोयल। तो गाना शब्द तो है क्रिया, और कब गा रही है? सुबह गा रही है। तो गाना क्रिया, और क्रिया के विषय में जो बताता है वो क्रिया विशेषण। तो यानी ये तो है क्रिया विशेषण। क्लियर है? कौन क्रिया विशेषण है? ये पक्का है, ये है क्रिया विशेषण। ठीक, लेकिन गाना शब्द है क्रिया और ये है क्रिया विशेषण। अब आप लगाओ इसमें कि कोयल गाती है, सुबह गाती है। कब गाती है? सुबह। तो सुबह क्या बता रहा है? समय बता रहा है। सुबह एक पहर का नाम है, सुबह शाम ये सब समय का नाम है। तो यानी ये काल माने होता ही है समय। तो कालवाचक, ये कालवाचक आप आराम से पहचान पाओगे। जैसे वह रात को खाता है। खाता है कब खाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कोयल पेड़ पर गाती है। कोयल, इसका देखो, कोयल पेड़ पर गाती है। कोयल पेड़ पर गाती है। पेड़ पर गाती है। अब देखो
कहाँ गाती है, कहाँ गाती है, पेड़ पर, तो पेड़ पर आ जाएगा स्थान, पेड़ पर यानी पेड़ एक स्थान का नाम है। तो कोयल गाती है, कहाँ गाती है, पेड़ पर गाती है, तो ये हो जाएगा कौन सा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बोलो क्लियर, कोयल गाती है, कहाँ गाती है, पेड़ पर गाती है, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक। ठीक, तो यानी ये वाला आ जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया एक और है अगला जो हम लोग देखते हैं क्या, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में कैसे, जैसे कोयल बहुत गाती है, कोयल बहुत गाती है। अब कोयल गाने वाला सेंस आ रहा है, कोयल बहुत गाती है, बहुत गाती है, गाती है। अब बताओ कितना गाती है, कोयल गाती है, कितना गाती है, तो कितना लगाने पे उत्तर मिले तो समझ जाना कौन सा। तो यानी क्रिया विशेषण कितने प्रकार का, 4। बता पाओगे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीति, काल, स्थान और परिमाण। आराम से बता पाओगे, फिर हम लोग और देख लेंगे। अभी क्रिया विशेषण कल कंप्लीट हो जाएगा, इसको उतार लो, फिर आगे कल कर लेंगे। ठीक।